Okay, so in this lecture we are not going to continue with the unit number 4. Unit number 4 will be continue in the class itself. Okay, so parallelly we are going to start unit number 6, and unit number 6 will helps you to understand unit number 5. Unit number 5 is completely based upon self-paced and presentation. Okay, and I have a recorded video lecture so that you can also go through that, so for the better understanding. So मैंने ये पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि यूनिट 5 एक प्रेजेंटेशन बेस्ड पूरा टॉपिक्स है, और जैसे ही मैं अभी कॉपी चेक कर रहा हूँ बीएमई की, उसके बाद मुझे जैसे ही पता चल जाएगा कुछ स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस जिसके जिनके अच्छे होंगे मिड टर्म 1 में, वो लीडर बनेंगे और उनके अकॉर्डिंग उनके कुछ ग्रुप बनेंगे और वो ग्रुप पूरा प्रेजेंटेशन देगा। ठीक है, सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने अगर जिसने भी गूगल कैलेंडर के थ्रू ज्वाइन किया है, मतलब गूगल कैलेंडर से एक मेल आया होगा मेरे आईडी से, उसमें आपने देखा होगा ये लिखा है लेक्चर नंबर क्या लिखा हुआ, कोई बता सकता है? लेक्चर नंबर क्या लिखा हुआ है? एम आई ऑडिबल? B4 and 2. लेक्चर नंबर अगर जिसने भी मेल चेक किया होगा, जिस मेल आईडी से आप लोग क्लासरूम को ज्वाइन किए हुए, वहाँ पे लेक्चर नंबर लिखा है U6L1। U6L1 मतलब यूनिट 6 लेक्चर नंबर 1। ओके, एंड Yes, sir. द असाइनमेंट बेस्ड पूरा टॉपिक है ये। आपको सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करना है, बट वॉचिंग द लेक्चर और लेक्चर वीडियोस, रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियोस। आपको जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे असाइनमेंट का, जो पूरा क्वेश्चन है वो इन लेक्चर से ही है। देर आर 3 lectures ओनली इन दिस unit. So we are starting with the first lecture, U6L1. Okay, so U6L1 is all about the engineering materials and the mechanical properties. Mechanical means material properties, mostly the material properties of the any substance material. Okay, so the material can be anything. What you can say, the material which are made up of elements, basic elements in periodic tables, but we will discuss only with the engineering materials. But after understanding that what is engineering materials, then you can understand that the engineering materials are everything, everywhere. Okay, so let's go to the lecture and we can start it. So screen is visible to everyone or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, so sir. we are going to start Yes, with the sir. stress. Yes, sir. Stress. This is not a mental stress. This is not a mental stress. So what is this stress? So take an example of a student who is standing like this, and if someone pulling his left hand and right hand with a different force like 20 Newton, and this is 40 Newton, then obviously the student will move in the rightward direction, right? जो भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसको ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, तो 20 न्यूटन वाला जो स्टूडेंट होगा वो जो इसको 20 न्यूटन से जो खींच रहा है, ओवरऑल इसके साइड में कितना फोर्स लगेगा? 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो 20 न्यूटन का फोर्स किस साइड में लग रहा है? राइट साइड में। तो 20 न्यूटन फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो ये स्टूडेंट एक एक्सेलरेशन से राइट साइड में मूव करने लगेगा।
उसके हाथ में कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा, उसके हाथ में कोई भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि लगेगा जैसे जो भी उसको खींच रहा है राइट साइड में 20 न्यूटन के फोर्स से। मतलब ये जो डायग्राम है मैं ऐसे भी बना सकता हूँ ना कि ये स्टूडेंट है और इस पे सिर्फ 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है दोनों। और जब हमने 20 न्यूटन का फोर्स राइट साइड में लगाया इसके हाथ पे, इसके हाथ पे एक साइड में 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, तो ये मूव कर रहा है, उसके साथ चल रहा है। तो जैसे कि कोई किसी के साथ चलने लगे, वो फोर्स लगा के उसके साथ चलने लगे, तो इसको कोई स्ट्रेस फील नहीं होगा हाथों में, ठीक है। बट इफ द केस इज लाइक दिस, किसी ने इसको 20 न्यूटन से राइट साइड में इसके हाथ को खींचा और लेफ्ट साइड में भी 20 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, अब क्या होगा? कोई बताएगा अब क्या होगा? अब स्ट्रेस होगा या नहीं होगा? मतलब खिंचाव फील होगा या नहीं होगा? फिर धीरे धीरे पेन होगा, होगा? यस सर होगा। अगर आप वीक हो, कमजोर हो और आपको किसी ने 20 न्यूटन के फोर्स से राइट साइड में खींचा, तो आप क्या कहोगे? मैं इसके साथ ही चलने लगता हूँ, सो दैट मेरे को कोई स्ट्रेस फील नहीं होगा, मेरे को दर्द नहीं होगा, उसके साथ चलता हूँ। अगर आप अपोजिट में फोर्स लगाओगे, अपोजिट में ही फोर्स लगाओगे, तब आपके हाथ में स्ट्रेन आएगा, मतलब पेन होगा। अगर Yes, sir. आपने 20 न्यूटन का फोर्स से खींचने लगे, कोई स्टूडेंट आया आपके हाथ को खींचने लगा 20 न्यूटन से, लेकिन आप क्या कह रहे हो, रसिस्ट कर रहे हो उसको 20 न्यूटन से पीछे की तरफ। किसी दूसरे अपने फ्रेंड से बोल दिया कि तुम मुझे खींचो 20 न्यूटन से ताकि मैं इसकी तरफ ना चला जाऊं, तब आपके हाथों में पेन होगा, होगा या नहीं होगा? होगा सर। और पेन होने की वजह से आप रसिस्ट करोगे कि कोई मुझे ना खींचे, राइट? कोई मुझे ना खींचे, आप एक रेसिस्टेंस दोगे उसको रेसिस्टेंस दोगे। द लाइकवाइज द मटेरियल आल्सो बिहेव्स सेम टाइप। लाइक मान लीजिए एक सर्कुलर रॉड है, अगर मैं इसको राइट साइड में खींचने लगूं फोर्स F से, तो इसके साथ मूव कर जाएगा, इसके साथ चला जाएगा या नहीं? विथ एन एक्सेलेरेशन ऑफ a, मास इनटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन उसके पास आ जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। बट इफ आई apply a force of a equal amount in the left side, then what will happen? क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा। ये अब इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप इसके मॉलिक्यूल्स को भी तो खींच रहे होगे, और दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। अब आप इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब बॉन्ड में फोर्स लगा रहे हो, मतलब बॉन्ड की लेंथ बढ़ा रहे हो। तो बॉन्ड की लेंथ बढ़ा रहे हो तो मटेरियल कहेगा नहीं, हम अंदर चलेंगे, अंदर रहेंगे, पास रहेंगे। इसी रेसिस्टेंस को बोला जाता है स्ट्रेस। रेसिस्टेंस फोर्स अपॉन एरिया is stress. Okay, so what is stress? Stress is internal resistance offered by a material when an external force, internal resistance but external force is applied to it. It is a measure of how much force is applied over a given area. Okay, when material are loaded means कोई भी फोर्स लगे, then फोर्स या फिर मोमेंट या टॉर्क, कुछ भी, लोड में तीन चीजें आती हैं, लोड में तीन चीजें हैं, फोर्स है, या तो मोमेंट हो सकता है या तो टॉर्क, ठीक है। दे ट्राई टू रेसिस्ट द अप्लाइड फोर्स बाय डेवलपिंग इंटरनल फोर्सेस विच वी रिफर एज अ स्ट्रेस। ओके, सो स्ट्रेस इज, आप सिर्फ स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए ये दो लाइन यहां तक आप लिख सकते हो, यहां तक काफी है स्ट्रेस के लिए। स्ट्रेस इज the internal resistance offered by a material when it is under an external load. Okay, the stress is internal resistance, but this is a per unit area. मैं अगर एग्जांपल लूं, अगर सेम मटेरियल है, ठीक है, और उसका डायमीटर इतना ज़्यादा है, ठीक है, और एक सेम मटेरियल, दूसरा मटेरियल है जिसका, सॉरी, मटेरियल सेम है बट डायमीटर डिफरेंट है,
तो आप बताओ इस दोनों में सेम स्ट्रेस जनरेट करने के लिए किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? सेम स्ट्रेस जनरेट करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो सेम खिंचाव पैदा करने के लिए, सेम स्ट्रेचिंग पैदा करने के लिए किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में, क्योंकि एरिया ज्यादा हो गया। लेकिन दोनों Yes, में स्ट्रेस, अगर मैंने फोर्स लगा दिया F और इस पे भी लगा दिया F, तो स्ट्रेस किसमें ज्यादा जनरेट होगा? फोर्स, सेकंड वाले में। स्ट्रेस, स्ट्रेस को मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यस सर। and that force is just equals to the force applied. The resistance force is same but the area are Yes, different. sir. तो स्ट्रेस किसमें ज्यादा जनरेट होगा? छोटे वाले में, इसीलिए छोटा वाला जल्दी टूट जाएगा। यस सर। कमजोर है is not the matter of the material is what kind of, वीक है ये डिपेंड करता है उसका साइज भी कैसा है। तो साइज और मटेरियल ये दोनों चीज देखना पड़ेगा, इसलिए स्ट्रेस एक, लेकिन दोनों को ब्रेक करने के लिए कैसा स्ट्रेस पड़ेगा वो हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रेंथ में। सो स्ट्रेस इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल व्हेन इट इज अंडर एक्सटर्नल लोड। ओके, लोड नहीं लग रहा है तो स्ट्रेस नहीं जनरेट हो रहा होगा। क्लियर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो द स्ट्रेस पढ़ लिया हमने, तो आगे का जो टॉपिक है वो है स्ट्रेन। सो स्ट्रेस हेल्प्स इंजीनियर्स डिटरमाइंस हाउ मटेरियल विल रिएक्ट। मटेरियल कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग टाइप से रिएक्ट करते हैं। अगर कॉपर है, गोल्ड है, आप बताओ गोल्ड को भी सेम शेप का बना दिया अगर मैंने, और एक स्टील है इसको भी सेम शेप ज्योमेट्री दे दी, अब बताइए किस पे कैसे रिएक्ट करेंगे? ये सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा, कौन कम रिएक्ट करेगा? Gold. गोल्ड रिएक्ट ज्यादा करेगा सर। गोल्ड क्यों ज्यादा रिएक्ट करेगा बताओ? सर उसकी स्ट्रेंथ कम होती है ना। सॉफ्ट होता है कम इसलिए। होती है तो वो कम करेगा ना, ये जल्दी टूट जाएगा वो तो। यस सर। हाँ सर, वो एक इसकी रेसलर है, एक बहुत अच्छा रेसलर है, तो इसकी तुम लोग तन्यता ज्यादा है. हो, एक तुम लोग हो, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊं मैं, रिएक्ट कौन करेगा ज्यादा? मैं कितना फोर्स लगाता जाऊं, रिएक्शन कौन रिएक्ट ज्यादा करेगा? गोल्ड। फ्रैक्चर किसका जल्दी हो जाएगा? जो कमजोर है। गोल्ड। ठीक है, Yes, sir. सो स्ट्रेस हेल्प्स इंजीनियर्स डिटरमाइन हाउ मटेरियल विल रिएक्ट अंडर टेंशन, कंप्रेशन एंड शियर। आप टेंशन को तो समझते हो कि टेंशन का मतलब है खींचना, ठीक है। कंप्रेशन का मतलब है दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है ऐसे। लेकिन शेयर क्या होता है? शेयर होता है जैसे आपने एक पनीर के टुकड़े को, पनीर छोड़िए, कोई भी किसी भी वेजिटेबल को कट करने के लिए क्या करते हो? ऊपर से आपने ऐसे फोर्स लगाया नाइफ से, आपने इसको कट किया, यहाँ से ऐसे पूरा कट कर दिया होगा, ठीक है। तो इस केस में फोर्स पैरेलल हो जाएगा। शियर में क्या होगा? फोर्स इज पैरेलल टू द एरिया ऑफ फ्रैक्चर। कंप्रेशन और टेंशन में क्या होगा? फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एरिया। Next is strain. Strain is the measure of deformation experienced by a body in the direction of applied force divided by the initial dimension of the body. Okay? So unlike stress, strain does not depend on the material's area and is a dimensionless quantity. Dimensionless मतलब unitless. It shows how much a material stretches or compresses when force is applied, and it is defined by epsilon, denoted by epsilon, and stress is denoted by sigma. And I have already told you that sigma equals to force upon area. So this is the formula for stress. And what is the formula for strain? Epsilon, it is change in dimension divided by original dimension.
and mostly we do stretching. Why we do stretching? To understand the reaction by the material, to understand. Am I audible clearly? Am I audible? तो बोल दो. यस सर आ रही है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You already. Sir. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वैसा ही एग्जांपल लेता हूँ, रॉड जैसा, और इस रॉड पे हम लोग फोर्स लगाते हैं. इस पे मैंने फोर्स लगा दिया राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में. दोनों तरफ इक्वल लगाना पड़ेगा. अगर मुझे इसको स्ट्रेच करना है तो मैंने इसको फोर्स लगा के कुछ स्ट्रेच कर दिया. कहाँ तक स्ट्रेच कर दिया? यहाँ तक. सपोज इसका जो इनिशियल लेंथ था वो है L. ओरिजिनल लेंथ L0 और फाइनल लेंथ हो गया इसका LF. ठीक है. सो चेंज इन लेंथ कितना हो गया ये? इसको बोलेंगे हम डेल्टा L. इसको बोलेंगे डेल्टा L, चेंज इन लेंथ. ठीक है. सो व्हाट विल बी द स्ट्रेन? स्ट्रेन क्या होगा फिर बताइए, एज पर द डेफिनेशन. Strain is nothing but it is the ratio of change in dimension upon original dimension, but we are interested here in a length only, not other dimensions. तो क्या होगा? अपसाइलन इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ से? Delta L upon del नॉट Del L upon. क्या आएगा? del L upon L नॉट. L0. वेरी गुड. डेल L अपॉन L0. चेंज इन डायमेंशन यहाँ पे क्या है? Delta L. डेल्टा L and L0 is the original dimension. So also we can write LF minus L0 divided by L0, or we can write LF upon L0 minus 1, right? And you can see that numerator is also a length and denominator is also a length. So and if we say this is in mm and this is in mm, so it will be dimensionless. Okay, it will be dimensionless. Yes, sir. Once we have studied the strain, Yes, sir. once we have studied strain, we can go for the Hooke's law. What is Hooke's law? इलास्टिसिटी इसका रूल पे बेस्ड है ये. इलास्टिसिटी के रूल पे बेस्ड है. ओके, मतलब ये देखिए, हुक्स लॉ ने बोला, हुक्स लॉ ने इतना बोला, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बोला. हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विदिन द इलास्टिक लिमिट of a material, and we will understand it later कि इलास्टिक लिमिट क्या होता है and what is after elasticity, इलास्टिक लिमिट. ठीक है, इलास्टिसिटी, what will happen after elasticity. There is a limit. लिमिट का मतलब है उसके बाद कुछ है. Then we can understand what is after that. The generated stress is directly proportional to the generated strain. Remember, the stress is not applied. Stress is generated. Stress is the resistance offered by the material when we apply a force. Understood? Yes, sir. Stress is not applied. Stress is generated inside the material, and it is the resistance by the material, not by the human, not by the other things. It is generated inside the material when we apply a force. Okay, and the same, the strain is also generated. Length has increased. Okay, so the strain will be increased. So this law is fundamental for the study of elasticity. But what Hooke's has said, Hooke's said that stress is directly proportional to strain, and he passed away. इतना बोला और चला गया वो.
अब इससे हम क्या करेंगे, हमें तो चाहिए इक्वेशंस, मैथमेटिक्स में इक्वेशन चाहिए है ना, इक्वल का साइन होना चाहिए उसमें, इक्वल्स टू 0 या फिर जो भी कुछ इक्वल का साइन कांस्टेंट होना है। चाहिए। ओके, देन आया यंग्स, कौन आया, यंग। Young's has come, and everyone knows that the proportionality limit can be replaced by equal and proportionality constant, and Young's has कांस्टेंट given his own constant, that is अब तक आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा y से लिखा जाता होगा, but in engineering it is mostly said that it is elasticity, so it is denoted by capital E. Okay, and he gave this beautiful equation, sigma equals to capital E multiplied by epsilon. Okay, so this is epsilon. This is epsilon. Okay, and what is this? Young's modulus. Young's modulus or modulus of elasticity. Modulus of elasticity. There are so many names. Elasticity, we can directly say that elasticity, elastic modulus, Young's modulus, or proportionality constant. Clear? Sir. So we can also say that what is elasticity? It is the stress generated to the strain generated, right? It is the Right, ratio sir. of stress generated and strain generated. So what will be the unit of elasticity? But I haven't discussed about this unit of stress. Unitless. No. Yes. What is stress? Newton meter square. Newton per meter square, right? यस And सर। Newton per meter Yes, square sir. is known as Yes, Pascal. sir. Yes, sir. Okay. So what will be the unit of elasticity? What is stress unit? Pascal. And what is the unit of epsilon? Unitless. Okay, unitless means 1. So the unit of elasticity is also Pascal. Pascal. Okay, Pascal. Pascal. पास्कल। Good. Pascal. When the stress generated exceeds the elastic limit, the material is no longer follows Hooke's law. Hooke's law. Okay, and undergoes the permanent deformation. I will tell you about this permanent deformation. And next line is, it is the measure of, what is the measure of? It is the measure of Electricity of the Elasticity means. material. What it is? It is means Young's modulus. It is talking about Young's modulus. Capital E is the measure of elasticity. Means if you want to find out the elasticity of any material, or if you want to compare the elasticity of two materials, then you have to find out the value of elasticity. Means Young's modulus. Okay. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what Yes, is sir. what will happen after elasticity? Will understand into the material properties. What will happen after elasticity? Okay. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Change in length. Change in length formula. Change in length formula, delta L. The change in length refers to the elongation or compression a material undergoes when force is applied to it. Just take an example of this pen. Can you see me? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ये पेन दिख रहा है Yes, सबको? sir. Sir. ओके, सो अगर Yes, ये sir. पेन पे मैं थोड़ा भी फोर्स लगाऊं, सपोज मैंने 0.0001 न्यूटन का फोर्स लगाया, क्या इसकी लेंथ बढ़ेगी या वैसा ही रहेगा ये? वैसा ही रहेगा सर, लेंथ नहीं बढ़ेगी। लेंथ नहीं बढ़ेगी। ओके
ओके, चलिए देखते हैं। इसका फॉर्मूला निकालते हैं पहले हम चेंज इन लेंथ का। चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर ये इक्वल्स टू जीरो हो जाता है तो आप जो बोल रहे हो कि चेंज इन लेंथ मतलब लेंथ इंक्रीज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, मतलब डेल्टा एल विल बी जीरो, राइट? सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एल। सो व्हाट इज स्ट्रेस? फॉर्मूला क्या है स्ट्रेस का? F by फोर्स F. अपॉन एरिया। और ये पेन है, इस पेन पे मैंने इस पेन पे एक मैं फोर्स लगाने जा रहा हूँ, है ना? कितना फोर्स लगा रहा हूँ? F। ओरिजिनल लेंथ कितना है इसका? L L naught. नॉट। और L naught. क्रॉस सेक्शन एरिया भी कुछ है इसका, एरिया A, ठीक है? सो सिग्मा स्ट्रेस जनरेटेड कितना हुआ? फोर्स अपॉन एरिया। एरिया ध्यान रखिएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला, जो एरिया जिस लोडिंग कंडीशन में आ रहा है उस एरिया को लेंगे जिसमें फोर्स लग रहा है, ठीक है? उसके बाद बताइए स्ट्रेन कितना होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, राइट? अब हुक्स लॉ से क्या पता चला हमें? दैट सिग्मा इक्वल्स टू कैपिटल E मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन। So what is sigma? Sigma is F by A. Capital E is the material property. It is the material property. ध्यान रखिएगा, E is the material property. अगर मटेरियल है तो उसके पास ये प्रॉपर्टी होगी ही होगी, कम या ज़्यादा कुछ ना कुछ तो होगी, जीरो नहीं हो सकता। देन कैप अपसाइलन इज डेल्टा एल अपॉन एल नॉट। L naught. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो डेल्टा एल विल बी एफ एल नॉट अपॉन ए इंटू ई आएगा। अब बताओ, Yes, sir. आप जब आप फोर्स लगाओगे कितना भी कम लगा लो, 0.00000 न्यूटन, क्या ये जीरो होगा? नो सर। क्या No, ये sir. जीरो है? क्या ये नहीं, जीरो sir. है? देखो, इसको sir. जीरो होने के लिए या तो न्यूमरेटर जीरो हो जाए या तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाए। क्या ऐसा हो रहा है? क्या क्रॉस सेक्शन नहीं, sir. एरिया इनफाइनाइट हो सकता है? नहीं, क्या यंग्स मॉडुलस इनफाइनाइट हो सकता है? नहीं, मतलब मटेरियल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो सकती है, होता है, ऐसा होता है। 210 इंटू 10⁶ पास्कल होता है स्टील का, लेकिन क्या इनफाइनाइट है ये? no, sir. नो। क्या आप फोर्स जीरो लगा रहे हो? नो। क्या हाँ, चेंज इन sir. लेंथ जीरो है? नो। सो हाउ दिस डेल्टा एल विल बी जीरो? नहीं हो सकता जीरो ये, Yes. ठीक है? Yes, sir. आपने जो भी फोर्स लगाया है इसमें बहुत मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल पे कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, बट वी कैन नॉट सी बाय नेकेड आईज, यू कैन सी बाय माइक्रोस्कोप्स, एटॉमिक लेवल बेस्ड माइक्रोस्कोप। ओके, चेंज होता ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता ही है। इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, 0.0000000, लेकिन ये एकदम जीरो नहीं होगा, इतना हो सकता है जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला होगा एफ Yes, sir. Yes, sir. अपॉन Yes, ए sir. इंटू ई। क्लियर? आगे बढ़ते Yes, हैं। sir. टॉपिक है, आपको बताना है कि विच इज मोर इलास्टिक, विच इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील। दो ही ऑप्शन है आपके पास, Rubber. रबर, रबर। रबर, Rubber. रबर और Rubber. स्टील वाले कोई नहीं है? सर स्टील होगा क्योंकि उसमें उसकी इलास्टिसिटी लेवल जो होगा उस क्लास के अकॉर्डिंग इसका ज्यादा होगा, रबर का कम होगा। नहीं, ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना है, रीजन के साथ बताओ क्यों इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा स्टील का। कहाँ से पता कर लिया आपने स्टील का ज़्यादा होगा? सर अगर आपने वैल्यू भी देख लिया, मान लो वैल्यू भी देख लिया तुमने कि स्टील का ज़्यादा है, तो कैसे अपने सर आप को क्योंकि समझाओगे ज्यादा कि फोर्स लगेगा।
ज्यादा स्टील फोर्स को लगेगा ब्रेक करने में। ब्रेक करने में। ये मैंने ब्रेकिंग की बात ही नहीं की अभी तक तो। सर ये 12th में पढ़ा था इलास्टिसिटी में। 12th में पढ़ा था ना, लेकिन अभी हम प्रूफ करेंगे उसको। अभी हम उसको प्रूफ करेंगे विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट। इसके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। नहीं, पास पास हो तो तुमने अभी देखा क्या? पास पास होने से इलास्टिसिटी कैसे बता लोगे आप? है ना? तो अभी हम लोग प्रूफ करेंगे विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हो सकता है कोई कर दे, लेकिन हम लोग प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली, या फिर जो भी हमने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है अभी। ठीक है? तो अभी मैंने एक लाइन लिखा था, आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, ये लाइन लिखा था मैंने, इट इज द मेजर ऑफ elasticity. So we have to find out the elastic values. Okay, so let's do the experiment on the screen only. मान लीजिए कि ये रबर है, ये बना है रबर के मटेरियल से, और सेम शेप का सेम साइज का मैंने एक और मटेरियल बनाया, लेकिन सॉरी मटेरियल नहीं, ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन वो मटेरियल बना दूसरे से, किससे? स्टील से। लेंथ भी सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है। ठीक है, लेंथ सेम रख लेते हैं। लेंथ क्या है इसका? L0। इसका भी क्या है? एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें तो सब कुछ सेम रखना पड़ेगा ना, एक जैसा अलग अलग रखेंगे तो अभी मैंने बताया ना कि अगर डायमीटर ज़्यादा रख दोगे तो वो मजबूत लगने लगेगा, तो फिर कंपेयर कैसे करोगे? एरिया इसका कितना है? A। इसका भी एरिया कितना है? A। और इन पे फोर्स भी सेम लग रहे हैं, फोर्स भी सेम लगाना है। ठीक है, अब पता करना है कि कौन ज़्यादा इलास्टिक है, तो इलास्टिसिटी निकाल लेते हैं हम। तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? अब मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं इलास्टिसिटी। आपको पता है कि E बराबर क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन सॉरी अपसाइलन, है कि नहीं? अभी हुक्स लॉ से देखा था हमने, ये हुक्स लॉ से देखा था, ये रहा। इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस जनरेटेड अपॉन स्ट्रेन जनरेटेड। सो व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया। एंड व्हाट इज स्ट्रेन? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताइए? FL0 अपॉन A डेल्टा L। होगा या नहीं होगा? जल्दी बताइए। यस सर। होगा सर। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस अब मुझे इधर रबर का निकालना है। सपोज दिस इज रबर एंड दिस इज स्टील। So Young's modulus of rubber can be written as ER, and the formula is FL0 upon बताइए A डेल्टा L। डेल्टा है। और यहाँ पर है E of the steel equals to FL0 upon A डेल्टा L। बताइए कोई भी वैल्यू अलग है दोनों के लिए, या कोई एक वैल्यू है जो अलग है इन दोनों के लिए? एक वैल्यू सर जो अलग। कौन सी वैल्यू? फोर्स दोनों में सेम लग रहा है, यस सर। ओरिजिनल लेंथ दोनों का सेम है, यस सर। क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है। यस सर। चेंज इन लेंथ किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा? स्टील में ज्यादा होगा, रबर में कम। रबर में या स्टील में? कोई स्टील कैसे बोल सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। रबर नहीं देखा हुआ इसका रबर में मतलब। होगा ना रबर में रबर में ही होगा रबर सर। रबर में क्या बोल रहा? स्टील पता नहीं कैसे बोल रहा है वो। रबर नहीं देखा होगा इसका मतलब कभी भी। नहीं सर रबर में होगा ना। स्टील नहीं देखा होगा, रबर में होगा। यस सर। चेंज इन लेंथ के लिए मैं डबल एरो लगा रहा हूँ कि ये दो गुना बढ़ जाएगा और ये सिंगल। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, बस इसमें दिखा रहा हूँ कि थोड़ा सा बढ़ेगा और उसमें ज्यादा बढ़ेगा, राइट। इसका मतलब डेल्टा L फॉर द R is greater than much greater than delta L of the steel, right? Yes sir. और वो डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में है? चेंज इन लेंथ डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में है? डिनोमिनेटर में है। तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। होगा या नहीं? Yes यस sir. सर। यस सर। Young's modulus is directly proportional to 1 upon delta L। ठीक है,
ठीक है। यस सर। तो आप कंपेयर कर रहे हो, यहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें कंपेयर करना था। सो कैसे इलास्टिसिटी क्या है? रेसिस्टेंस टुवर्ड्स द चेंज इन लेंथ। रेसिस्टेंस कौन ज्यादा देगा? स्टील देगा। अब थोड़ा भी फोर्स लगाओ उसमें कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। आप इलास्टिक आज तक क्या समझते हो कि जल्दी से कौन वापस आ जाएगा? वापस ये भी आ रहा है भाई, स्टील में भी, तुमको दिख नहीं रहा है बस। क्लियर? यस सर। यस सर। यस तो सर। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ कि कौन ज्यादा होगा, आप समझ पढ़ोगे तो समझोगे। ठीक है, अब हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स में चलते हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जो इंजीनियर यूज करते हैं। सही है, वो स्टूडेंट वही लिखेगा जो पढ़ के नहीं आएगा। लिखेगा द इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर द इंजीनियर्स। But what is engineering materials? Are substances used in the manufacturing of machine components, structure, devices or products. These materials are selected based on their properties such as strength, hardness, corrosion resistance and machinability. मशीनेबिलिटी का मतलब है किसी मशीन से दूसरे कंपोनेंट्स को कट करके अलग अलग शेप देना, दैट इज मशीनेबिलिटी। मतलब उसके पास एबिलिटी है, मशीनिंग प्रोसेस है और मशीनिंग प्रोसेस उसके ऊपर हो जाए उसको बोलते हैं मशीनेबिलिटी, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है। ओके, द कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल्स इंक्लूड्स द मेटल्स, पॉलीमर्स, सिरामिक्स एंड कंपोजिट मटेरियल्स, ईच chosen based on their demands of the specific applications or in industries. अब आप बताओ कि कौन सा मटेरियल है जो इसमें इंक्लूड नहीं है? ऐसा कोई मटेरियल सोचिए जरा जो इसमें नहीं है, या फिर इस क्लासिफिकेशन ट्री को देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, द फर्स्ट ब्रॉड कैटेगरी इज बाय कंपोजिशंस, सेकंड इज बाय स्ट्रक्चर, थर्ड इज द प्रॉपर्टीज एंड फोर्थ इज बाय यूजेस। अब कंपोजिशन में मटेरियल कितने टाइप के हो सकते हैं? मेटल्स, पॉलीमर्स, सिरामिक्स, कंपोजिट्स। एंड बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में आपने सॉलिड स्टेट में केमिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा, क्रिस्टलाइन टाइप के होते हैं और एमॉर्फस टाइप के होते हैं। मोस्टली द मेटल्स आर अंडर क्रिस्टलाइन एंड द ब्रिटल मटेरियल्स लाइक chalk, glass, amorphous, okay, disordered. And by properties, it can be the conductive materials, it can be the insulative materials, it can be magnetic, non-magnetic materials. Okay, by uses, structural uses मतलब ब्रिजेस में, रेलवे ब्रिजेस, मेटालिक ब्रिजेस, कोई भी। और उसके बाद एक फंक्शनल लाइक सेमी कंडक्टर टाइप ऑफ मटेरियल्स by on the basis of uses. Okay, so one by one we will go into the categories by composition, metals, polymers, ceramics and composites। जो कुछ मैंने ऊपर लिखा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में चलते हैं डायरेक्टली। मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स आपको समझ में आ गया है? मुझे Yes, ये sir. जानना था कि कौन सा मटेरियल Yes, जो sir. इसमें नहीं आता है, बताइए आप लोग। आपने आज तक जो भी मटेरियल देखा है क्या वो सारे इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं या कोई एक मटेरियल है जो इसमें नहीं आते हैं, इनमें नहीं आते हैं? आजकल आपको पता है बायो मटेरियल्स होते हैं, बायो मटेरियल्स। Yes, sir. But engineers and scientists are coming together to research on biomaterials, and biomaterials are can also be used as a engineering materials. But अभी वो काफ़ी ज़्यादा डीप में चला जाएगा। मतलब सारे मटेरियल्स, लगभग सारे मटेरियल्स इंजीनियरिंग मटेरियल्स कहलाए जा सकते हैं if they are being used for the manufacturing, making devices, making structural objects like bridges. It can be instruments आपको पता है, measuring instruments, they are also comes under engineering materials। उसमें कौन सी प्रॉपर्टी, आप जैसे ही कोई प्रॉपर्टी की बात करने लगोगे, कौन सी प्रॉपर्टी जो अब हम पढ़ने वाले हैं, अगर वैसी प्रॉपर्टी की बात करने लगो आप, जैसे आप बात करना चाहते हो कि उसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, किसी के पास स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए,
उसके पास कोरोसिव मटेरियल, कोरोसिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंटी कोरोसिव प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, then they comes under engineering materials. Okay, so we can go directly to the mechanical properties so that we can understand the materials which we have understand on the basis of stress and strain and Young's modulus. So what are those mechanical properties of engineering materials? Mechanical properties describes how a material reacts under various kinds of forces. These properties are crucial in engineering design and analysis. Strength. First is strength. What is strength? It is the ability of material to resist an applied force without failure. और अभी हमने स्ट्रेस पढ़ा, उसके टर्म में बताइए. It is the maximum stress generated inside the material without failure or fracture. फेलियर और फ्रैक्चर का मतलब समझिएगा, जैसे कोई कार क्रैश हो गई, टूटती नहीं है लेकिन वो शेप चेंज हो गया उसका हमेशा के लिए, उसको बोलेंगे फेलियर हुआ है. ठीक है. और अगर टूट गई, ग्लास टूट गया, उसका फ्रैक्चर हो गया है. समझ में आ रहा है बात? ये Yes, sir. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, फेलियर एंड फ्रैक्चर. Yes, sir. So the fracture is also a kind of failure because we are not going to use that particular fractured material. But failure always not as a fracture, not going to be treated as a fracture always. Fracture can be treated as a failure. Fracture is a failure. Okay, but all failures are not fracture. Getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Application. High strength steels are used in the construction beams, Yes, sir. bridges and structural frames to withstand heavy loads. जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ये दिखाया है, यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस लगती हैं. आप इस पे जब भी कोई व्हीकल जाता है तो ये बेंड होने के चांसेस होती हैं, बट ये बेंड नहीं होती हैं हमेशा के लिए, वापस आ जाती हैं. आप देखोगे ब्रिजेस थोड़ा सा वाइब्रेट करती रहती हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफॉर्मेशन. कुछ ना कुछ इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है. अगर हमेशा के लिए डिफॉर्म हो जाता तो क्या हो जाता, बेंड हो जाता हमेशा के लिए ये. और अगली बार कोई ट्रक चला गया, इसके ऊपर बेंड है पहले से ही, तो और बेंड कर देगा, और जहां जहां पे फिक्स है, जॉइंट्स हैं, वहां पे टूट जाएंगे. और ये सब लगाए गए हैं फोर्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. जो भी रिएक्शन आएगा ये इधर की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा. तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए ये सब, इसको बोलते हैं ट्रस स्ट्रक्चर in civil engineering. These are the basically of civil engineering, but the materials related to the materials is the basic mechanical engineering. Okay, so now application आप समझ पा रहे हैं. तो strength क्या है ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसको. ऐसे strength क्या है? सपोज एक मटेरियल है, इसका मैंने सर्कुलर रॉड बना लिया to find out its strength. Okay, now I am going to apply a force F here and this side. Okay, Yes, sir. अब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. फोर्स अप्लाई कर रहा पहले 10 न्यूटन का, और मान लीजिए कि क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, सो 10 न्यूटन का. तो इसमें स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो फोर्स अपॉन एरिया होगा. ठीक है, ठीक है, Yes, sir. समझ पा रहे हैं? तो ये कितना हो गया, Yes, 10 sir. पास्कल. ठीक है. अब मैंने फोर्स की वैल्यू और बढ़ाने लगा. फोर्स की वैल्यू बढ़ाता गया, फोर्स की वैल्यू कर दिया 100 न्यूटन. तो सिग्मा कितना हो जाएगा, 100 पास्कल. Yes, sir. ठीक है. अब जैसे ही मैं मान लीजिए कि सिग्मा इक्वल्स टू 150 हो गया, मतलब मैंने जब फोर्स की वैल्यू कितनी कर दी, 150 न्यूटन. जब फोर्स मैंने कर दिया 150 न्यूटन, सॉरी 50 न्यूटन, तो स्ट्रेस कितना आ गया यहाँ पे, 150 पास्कल. ओके, और मैंने देखा कि ये टूट चुका है, ये ब्रेक हो चुका है. जैसे मैंने फोर्स कितना लगाया, 150, टूट चुका है. ठीक है, अचानक से टूट गया वो. इसका मतलब या तो 150 इसका मैक्सिमम वैल्यू है, या तो इससे पहले और 100 के बाद होगा, क्योंकि 100 पे जब देखा तो टूटा नहीं था, फेलियर नहीं हुआ था, नॉट फेलियर. बट यहाँ पे क्या हो गया, फेल हो गया है. ठीक है.
अब मैं चेक किया कि फोर्स बराबर 120 न्यूटन रख के देखूं, तो सिग्मा बराबर 120 मिला और यहाँ पे नॉट फेल है। तो और धीरे धीरे बढ़ाता गया और मैंने देखा 129 तक नहीं टूटा, लेकिन जैसे सिग्मा इक्वल्स टू 130 हुआ यहाँ पे फेल हो गया और सिग्मा इक्वल्स टू 129 पे नॉट फेल। तो इसका मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस कितना अप्लाई किया इस पे जब टूटना स्टार्ट हुआ? 130 पे ये फेल हो गया, 129 पे नॉट फेल था। इसका मतलब या तो 129 या तो 130 is the maximum stress that we can apply on this material without any failure, right? Yes, So sir. the maximum Yes, stress sir. is the maximum stress will become the strength of the material. Yes, sir. ठीक है, maximum stress will become the strength of the material. That is why this point is, it is the maximum stress generated inside the material without failure or fracture. Okay, अगर ये समझ में आ जाता है ना तो हम आगे बहुत जल्दी क्विकली समझ सकते हैं कि ये क्या है, स्ट्रेस जनरेटेड है। अगर मैंने मान लो कि ये स्टील का था, सपोज ये स्टील का था और इसी स्टील से मैंने इतना बड़ा सा मटेरियल बना दिया, सॉरी इतना बड़ा डायमीटर बढ़ा दिया इसका, अब मैं वही फोर्स बढ़ाता जा रहा हूँ, क्या ये 130 न्यूटन पे ही टूटेगा? No, sir. नो। वाई? सपोज मैंने इसका डायमीटर इतना बढ़ा दिया सो दैट एरिया कितना हो गया 2 मीटर स्क्वायर, Yes, sir. ठीक है। अब ये कितने पे टूटेगा? स्ट्रेस उतना ही होगा 130 ही, लेकिन फोर्स बदल जाएगा अब इसके लिए, क्योंकि ये डायमीटर इसका ज्यादा हो गया, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा अब? 260। 60. कितना लगाना पड़ेगा यहाँ से? स्ट्रेस मतलब इसकी स्ट्रेंथ है ये, मैक्सिमम स्ट्रेस ऑन द मटेरियल नॉट ऑन द ऑब्जेक्ट। मटेरियल है ये, मटेरियल प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। मटेरियल प्रॉपर्टी है ये, ना कि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। आप बोलो कि स्टील को एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लिया, एक बड़ा ऑब्जेक्ट बना लिया, आप बोलो कि स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है? स्ट्रेंथ दोनों की सेम है, स्ट्रेंथ दोनों की सेम है, बट फोर्स अलग अलग लगाएंगे हम। फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा किसी में जो बड़ा होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होगी? सेम होगी। स्ट्रेंथ Yes, इज द मटेरियल प्रॉपर्टी। आप देख पा रहे हो ये मटेरियल ना कि ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ये समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो Yes, यहाँ पे sir. फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? 260। Yes, sir. लेकिन स्ट्रेस कितना जनरेट होगा मैक्सिमम? Yes, sir. ओनली 130। 130. ओके, नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी डिफाइंड definition is the ability of material to return to original size and shape. Okay, original size and shape after the load removed. आफ्टर लोड रिमूव। तो इसमें आप डायग्राम कैसा बनाओगे? उससे पहले ये डायग्राम, अरे कहाँ गया डायग्राम? डायग्राम आपको ऐसे बनाना है कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने कोई फोर्स नहीं लगाया है, देन जैसे ही आपने इस पे फोर्स लगाया इसकी लेंथ बढ़ गई, ठीक है। इस पे फोर्स जैसे लगाया आपने इसकी लेंथ बढ़ गई, और जैसे ही फोर्स हटाया वापस क्या हो गया? इसका ओरिजिनल शेप और साइज गेन हो गया। तो डायग्राम आप कुछ ऐसे बना सकते हो, मतलब आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे लोड अप्लाई किया और यहाँ पे रिमूव किया। क्या रिमूव किया? लोड। तो वापस उसको शेप और साइज सेम मिल गया है। So it is the property of the material by virtue of which it can regain its shape and size after removal of the load. Clear? Yes, sir. For example, Yes, sir. springs, shock absorbers, rubber seals, elasticity to function correctly without permanent deformation. मतलब यहाँ पे permanent deformation कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्लास्टिसिटी, अब बताओ प्लास्टिसिटी ज्यादातर यूज की जाती होंगी या इलास्टिसिटी? अब प्लास्टिसिटी को डिफाइन क्या कैसे करेंगे? द एबिलिटी टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट ब्रेकिंग
विदाउट ब्रेकिंग परमानेंट डिफॉर्मेशन में हो जाए। परमानेंट डिफॉर्मेशन मतलब अब वापस उसको शेप और साइज ना मिले। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन नॉट regain its shape and size after the removal of the load। ठीक है, तो आप लोग बताइए ज्यादातर हम लोग इलास्टिक मटेरियल यूज करते हैं या प्लास्टिक मटेरियल्स? प्लास्टिक। इलास्टिक। नहीं, प्लास्टिक वो दिखने वाला प्लास्टिक नहीं, वो पॉलीमर वाला प्लास्टिक नहीं है। मतलब मटेरियल के अंदर आप प्लास्टिसिटी को पकड़ते हो या इलास्टिसिटी को ज्यादातर पकड़ते हो? आपके चारों तरफ जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, गैस सिलेंडर देख लो आप, क्या वो इलास्टिक होगा या प्लास्टिक होगा? प्लास्टिक। प्लास्टिसिटी होगा, प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिसिटी होगा, राइट? यस उसके सर। अंदर प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, क्या उसके अंदर Yes, sir. इलास्टिसिटी नहीं है? नो सर। है बेटा। जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, सिलेंडर गिरता है कई बार, आप Yes, देखते हो sir. ज्यादातर उसका शेप नहीं बदलता है। यस सर। फोर्स तो लगाने से तो चेंज इन लेंथ हो जानी चाहिए ना हमेशा के लिए। अभी हमने Yes, पढ़ा ना sir. चेंज इन लेंथ मतलब चेंज इन डायमेंशन, फोर्स अपॉन एरिया, ये सब पढ़ा। इसका Yes, मतलब ये sir. तो होता ही है, लेकिन अगर विद इन इलास्टिक लिमिट हो रहा है, अगर ये फोर्स विद इन इलास्टिक लिमिट लगा है, तो चेंज इन लेंथ फिर से 0 हो जाएगा जैसे ही फोर्स हटाओगे, परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा। इसका मतलब एक मेटल के अंदर दोनों है। अगर उसका शेप ऐसे बनाना था सर्कुलर, तो उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन तो किया गया होगा, यस सर। अदरवाइज वापस आ जाता ये यस सर। अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता, लेकिन नहीं आ रहा है बिकॉज उसमें प्लास्टिसिटी भी की गई है, प्लास्टिसिटी भी है और इलास्टिसिटी भी है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते हैं, स्टार्टिंग में कौन सी प्रॉपर्टी आती है, इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी? जब हम कम फोर्स लगाते हैं तो इलास्टिसिटी पहले दिखाएगा वो मटेरियल या प्लास्टिसिटी दिखाएगा? सोचो सोचो, सोच के बताओ। इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी दिखाएगा ना सर, पहले वो इलास्टिसिटी थोड़ा दिखाएगा। शेप चेंज हो जाएगा अभी उसका। मैंने इस पेन पे बात किया था ना, मैंने फोर्स लगाया, Yes. इसकी चेंज इन लेंथ हुई होगी, लेकिन आपने जैसे छोड़ा वापस आ गया होगा वो। लेकिन मैं बहुत Yes. ज्यादा फोर्स लगा दूं तो शेप चेंज हो जाएगा इसका। परमानेंट चेंज हो जाएगा सर। यस, ओके। सो कोई भी मटेरियल अगर आप देखोगे, बहुत कम ऐसे मटेरियल हैं जो सिर्फ प्लास्टिक हो और सिर्फ इलास्टिक हो। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स एंड ऑल द मेटल्स आर इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल्स, बोथ। ओके, तो आप देखिए ये जितने भी बर्तन हैं घर में, जितने भी बर्तन हैं, क्या इनके शेप बदले गए हैं कि नहीं? यस सर। ये Yes, किस sir. प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है? शेप बदलना किस बदले। प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है? इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी? प्लास्टिसिटी। 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 लेकिन आप देखोगे कई सारे ऐसे इसमें मटेरियल्स हैं जो गिरने के बाद या उसको बेंड करो, जैसे ये वाला बर्तन है, ये इसको बेंड करो, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, लेकिन छोड़ोगे तो वापस रीशेप रीगेन, है ना? यस सर। तो वो किसकी Yes, वजह sir. से हो रहा है? वो किस प्रॉपर्टी की वजह से हो रहा है? यस सर, इलास्टो, वो इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी की वजह से हो रहा है। बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लास्टिसिटी हियर। सो डायग्राम सेम तरीके से, सेम कॉन्सेप्ट। एक मटेरियल लिया, अब इस पे हमने फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ बढ़ गई। फोर्स लगाओगे तो लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यस सर। ठीक है, ये फोर्स लगाया, लेंथ बढ़ गई। ये फोर्स लगाया, लेंथ बढ़ गई। नेक्स्ट डायग्राम क्या होना चाहिए? यहाँ ये वाला होगा या गलत है? ये गलत है, वेरी गुड। सेइंग रॉन्ग इज द राइट। जब लोड आपने हटा दिया, लोडिंग, और यहाँ पे क्या हो रहा है? अनलोडिंग।
बात समझ में आई? आर यू गेटिंग द Yes, पॉइंट? sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज डक्टिलिटी. देखिए जल्दी जल्दी देखेंगे. डक्टिलिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू ड्रॉन इनटू द वायर्स विदाउट ब्रेकिंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स. द एबिलिटी टू ड्रॉन, ड्रॉन मतलब मटेरियल के अंदर ड्रॉ करना, खींचना. ड्रॉन इनटू वायर्स, वायर बनाया जा सके विदाउट ब्रेकिंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ Tensile टेंसाइल force. फोर्सेस. सो एप्लीकेशन क्या है इसका? कॉपर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग ड्यू टू इट्स हाई डक्टिलिटी एंड एक्सीलेंस कंडक्टिविटी. मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात हो रही है. अब देखोगे ये डायग्राम बना हुआ है कुछ, इसमें वायर खींचे जाते हैं, अलग अलग व्हील के ऊपर खींचे जाते हैं. धीरे धीरे उसकी लेंथ को खींचा जाता है और डायमीटर धीरे धीरे कम होता जाता है. तो इतना अचानक से खींचने पे हो सकता है कि उसका डायमीटर बहुत ही कम हो जाए और टूट जाए, छोटा हो जाए और टूट जाए, इसलिए धीरे धीरे उसको खींची जाती है. तो इसके लिए मैंने जो डायग्राम बनाया है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, कुछ ऐसा है कि दो डाई है, आप इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, सेक्शनल व्यू. ओके, उसके बाद ये दो डाई हैं और इसमें एक छोटा सा ओपनिंग दिया हुआ है, और एक जिस रॉड से मुझे वायर बनाना है, तो ये कुछ रॉड है जिसका डायमीटर कुछ ज़्यादा है, और एंड पे उसको थोड़ा सा टेपर साइज देके और थोड़ा सा पतला सा यहाँ पे बाहर निकाल दिया गया है. उसके बाद इसको खींचा जाता है. कौन सा फोर्स है? टेंसाइल या कंप्रेसिव? Tensile. टेंसाइल. सो टेंसाइल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ से वायर बनता जाएगा, और वायर बनता जाएगा. जितना ज़्यादा वायर बनेगा, जितना ज़्यादा वायर बना सकते हो, तो जितना ज़्यादा वायर बन सकता है उसी को बोलेंगे हम डक्टिलिटी. तो अब बताइए आप जरा कि डक्टिलिटी इज द प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी, मतलब इट फेवर्स द इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी? तो दोनों. नहीं, दोनों कैसे? Plasticity. आप वायर बना रहे हो ना, आप खींच रहे हो, वायर बन गया वो. अब जैसे ही आपने फोर्स हटाया, क्या इसको वापस आ जाना चाहिए? नहीं No, सर. sir. नहीं. वायर बना रहे हो ना, तो हमेशा डिफॉर्म कर रहे हो, हमेशा के लिए डिफॉर्म कर रहे हो. यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? परमानेंट डिफॉर्म कर रहे हैं. परमानेंट Yes, sir, डिफॉर्म का plasticity. मतलब ही है प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी. ठीक है. So this is this diagram you can made. Next is malleability, the ability to make thin sheets without breaking Breaking. on the application of, Compressive forces. obviously अगर आपके पास एक बड़ा सा ब्लॉक है, ये किसी फर्श पे रखा हुआ है, अब मैं इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगाऊंगा, हैमरिंग, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीट में. शीट में कन्वर्ट हो जाएगा ये. Sheet में convert. ठीक है, शीट बड़ी सी हो जाएगी और थिकनेस इसका कम हो जाएगा. यस सर. ठीक है. सो दिस इज द Yes, sir. एग्जांपल. विदाउट इंपॉर्टेंट है, विदाउट ब्रेकिंग. विदाउट ब्रेकिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, विदाउट ब्रेकिंग. नेक्स्ट इज ब्रिटलनेस. ब्रिटल मटेरियल के लिए चॉक इज द वेरी गुड एग्जांपल एंड द ब्रिक्स आर द वेरी गुड एग्जांपल. व्हाट इज ब्रिटलनेस? अच्छा, अगेन पहले बताइए, ये भी परमानेंट डिफॉर्मेशन है या नहीं है? मैलिबिलिटी. है सर. So this also favors plasticity, permanent deformation. Brittleness, tendency to break without significant deformation. इसमें deformation नहीं होता है, सीधे fracture होता है. It means if there is a rod of made up of chalk, like chalk, this is a chalk, and we are going to apply a force in both the direction, then it will not change its length, it just
go into Break. फ्रैक्चर। इसमें ऐसा नहीं होगा कि डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिफॉर्मेशन मतलब चेंज इन लेंथ। इसमें डिफॉर्मेशन बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम, ये नहीं होगा। क्या होगा? सीधे फ्रैक्चर, जाएगा। विदाउट चेंजिंग द लेंथ, विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन, विदाउट डिफॉर्मेशन, इट विल गो सिंपली इनटू द फ्रैक्चर। मतलब इसमें फेलियर नहीं होने वाला। कार क्रैशिंग में आप देखोगे बोनट पूरा ऐसे दब गया है, दबना मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन या टेम्पररी डिफॉर्मेशन? Permanent. परमानेंट डिफॉर्मेशन। ओके, Permanent. Yes, sir. परमानेंट डिफॉर्मेशन। अब अगला क्वेश्चन है मेरा कि आप लोग बहुत सारे एग्जाम दे चुके हो ना, बहुत सारे एग्जाम, 12th में एग्जाम, 10th में एग्जाम। जब एग्जाम Yes, दे के sir. आते हो बाहर तो बहुत डिस्कशन होता है, पेपर टफ था, बात करते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ लोग Yes, बोलते हैं sir. पेपर Yes, sir. पेपर हार्ड था। यस सर। Yes, sir. हार्ड वाले भी कुछ लोग हैं, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. पेपर टफ था, ये भी हैं कुछ? Yes, sir. ओ, कौन सा सही है, हार्ड या टफ? Hard. क्या Tough. डिफरेंस है? The same. सेम चीज है, सेम है। सुनील बोल रहा है क्या? सुनील? Yes, sir. मतलब दोनों का मतलब एक ही है। वाह, हार्ड है या टफ है, तब सब एक है। और किसको बोलते हो वैसे हार्ड और टफ? मतलब छूने में लगता है क्या हार्ड पेपर? सर पेपर ज्यादा अच्छा नहीं हुआ तो हार्ड है। अच्छा, तो मतलब रिलेटिव है ना, किसी के लिए हार्ड होता है, किसी के लिए कुछ नहीं होता है, इजी होता है। Yes. सॉफ्ट नहीं बोलते कभी? अच्छा हो गया तो पेपर सॉफ्ट था, नहीं सर बोलते हैं सर। फिर क्यों नहीं नहीं बोलते? सर, सॉफ्ट नहीं बोलते। सर जो पेपर होने पे सर यही बोलते हैं अच्छा हुआ। अच्छा हुआ सर। ठीक, सॉफ्ट नहीं बोलते ना, इसका मतलब यहीं से पता चलता है ना, मटेरियल की बात नहीं कर रहे हो, एग्जाम की बात कर रहे हो ना। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so material properties, hardness and toughness both are completely different. हार्डनेस आप सरफेस पे टच करके पता कर सकते हो कि हार्ड है या नहीं है। हार्डनेस आपने सुना होगा मोबाइल ग्लासेस में, मोबाइल के टेम्पर्ड ग्लासेस में हार्डनेस नहीं सुनते आप, टेम्पर्ड बोलते, टेम्पर बोलते हो ना। वो एक प्रोसेस है, टेम्परिंग प्रोसेस, जिससे वो ग्लासेस बनाई जाती हैं। और टेम्परिंग ग्लास के बाद उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं टेम्पर्ड। दिस पर्टिकुलर मटेरियल इज टेम्पर्ड। और टेम्पर्ड का मतलब ही समझ में आएगा, अभी हम वो समझेंगे कि हार्डनेस का मतलब है सरफेस प्रॉपर्टी। हार्डनेस इज द सरफेस प्रॉपर्टी, और वी कैन से इट इज द हार्डनेस इज द मेजर ऑफ surface strength of the material, surface strength, only surface strength। और टफनेस एग्जैक्टली उल्टा है, टफनेस अंदर की प्रॉपर्टी है, पूरा कोर, पूरा मटेरियल कैसा है। और हार्डनेस क्या है, सिर्फ सरफेस की बात करेगा। आप टेम्पर्ड ग्लासेस लगवाते क्यों हो? ताकि आपका मेन ग्लास, मेन जो स्क्रीन है वो ब्रेक ना हो जाए, या फिर आपने पॉकेट में कोई कीज रखा है, कुछ क्या क्या रखा है, स्क्रैचिंग ना हो जाए, है ना, स्क्रैचिंग से बचने के लिए। मतलब sir. आप सरफेस बचाना चाहते हो, राइट? Yes, sir. ठीक है। आप कभी सोचे हो कि नहीं गिर जाएगा तो बैटरी खराब हो जाएगी या उसका प्रोसेसर खराब हो जाएगा? नहीं, स्क्रीन ना टूट जाए, राइट? सो दैट इज हार्डनेस प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज हार्डनेस, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, द रेसिस्टेंस टू इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब है, हिंदी में अगर बात करूं मैं, चुभोना, मतलब एक पॉइंट से प्रेस करना, पॉइंटेड टूल से प्रेस करना। मतलब ये अगर सरफेस है तो ऊपर मैं एक पॉइंट लेके आऊंगा, पॉइंटेड टूल, शार्प टूल, और इस पे प्रेस करूंगा। अगर ये इंडेंट हो गया, मतलब होल नहीं, एक इंप्रेशन डाल देता है ऐसा, इस तरह से, तो ये हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। अगर ये और भी ज्यादा इंप्रेशन कर देता है सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से, अगर तो कोई दूसरा मटेरियल है, मैं इसका डायग्राम ही बनाऊंगा अलग से, तो इसके लिए स्क्रैचिंग आप देखेंगे, डायमंड इंडेंट टूल से ग्लास की कटिंग की जाती है, क्योंकि ग्लास का sir. सरफेस स्ट्रांग होता है, लेकिन पूरी तरह से ग्लास क्या स्ट्रांग होती है?
गिरता है पूरा टूट जाता है, बट उसका Yes, sir. सरफेस बहुत हार्ड होता है। यस सर। Yes, ठीक है, sir. सरफेस बहुत हार्ड होता है। आप देखोगे कपड़े नहीं टूटते हैं, कपड़ों को गिराओगे नहीं टूटेगा ना, लेकिन ग्लास तो टूट जाएगा। लेकिन हार्ड कौन है? ग्लास। ग्लास। ग्लास हार्ड है। चौक और ग्लास में कौन ज्यादा हार्ड है? ग्लास। 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 और कौन जल्दी टूट जाएगा गिरने पे? ग्लास। Glass. ग्लास। तो गिरने पे टूट जाना पूरी तरह से मटेरियल टूट जाना, और सरफेस पे स्क्रैचिंग करना, दोनों अलग है। स्क्रैच करने से पूरा मटेरियल, पूरा बल्क ऑब्जेक्ट नहीं टूटने वाला, ठीक है। लेकिन अगर ग्लास को गिरा दोगे तो पूरा मटेरियल टूट जाएगा। इसका मतलब वो टफ नहीं है, हार्ड है बट टफ नहीं है। चौक हार्ड नहीं है लेकिन टफ है। क्ले मटेरियल क्या होते हैं? क्ले टफ होते हैं या हार्ड होते हैं? सॉफ्ट होता है सर। बताओ। टफनेस का भी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। टफ होते होंगे। टफ होते होंगे, टफ कंफर्म नहीं हो रहे हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हो। टफ होता है सर। अच्छा, ये बाद की जो दो प्रॉपर्टी है मैं इसको हटा रहा हूँ, ये नहीं देखना मैं अभी, हटा ही रहा हूँ नोट से। ये कभी आया नहीं है एग्जाम में। ठीक है। बस हमें दो, ये टफनेस और हार्डनेस है, दीज आर द लास्ट टॉपिक। बताइए, हार्ड आप समझ रहे हैं क्या है? सरफेस प्रॉपर्टी है। हार्डनेस इज द सरफेस प्रॉपर्टी। अगर मेरे पास दो स्पेसिमेन वर्क पीसेज हैं, दो वर्क पीसेज हैं, इस पे मैंने इंडेंटर यूज किया, डायमंड इंडेंटर या कोई भी इंडेंटर यूज कर सकते हैं हम, और इसमें इंडेंट इतना तक हुआ है, सिर्फ इतना, और इसमें सेम इंडेंटर यूज किया, सेम फोर्स लगाया। इंडेंटर जिसके पास शार्प कॉर्नर होगा, शार्प एज होगा, और इसमें हमने देखा इंडेंटेशन इतना हो गया। कौन ज्यादा हार्ड है? कौन ज्यादा हार्ड है? H1। H1 sir. H1 इज मोर हार्डर देन H2, या फिर H1 इज ग्रेटर देन H2, मतलब फर्स्ट इज मोर हार्डर देन सेकेंड वन। ओके, दोनों पे हमने फोर्स सेम लगाया है। यस। Yes, sir. तो ये हार्ड है, सरफेस प्रॉपर्टी बात करेंगे। हार्ड। टफनेस, द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग। टूटने से पहले प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाए बहुत ज़्यादा, ताकि टूट ही ना पाए। जैसे कार में ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, कार की जो बॉडी होती है क्रैशिंग के लिए बचाई जाती है। क्या किया जाएगा इसको? जितनी भी एनर्जी इस कार ने इसको दी, वो अपने आप को डिफॉर्म करने में लगा दिया। अगर ये टूट जाता तो जितनी भी एनर्जी है अंदर के बैठे पैसेंजर के पास चली जाती। ठीक है, तो सारी एनर्जी किसने ऑब्जॉर्व कर ली? कार की बॉडी ने। और किसमें किया? डिफॉर्म होने में। फ्रैक्चर हो जाता तो एनर्जी बच जाती ना, तो कहीं और जाती। कहाँ जाती वो? अंदर बैठे जो पीपल। हाँ, ठीक है। Yes, sir. तो ब्रेक हो गई और आगे बढ़ गया गाड़ी, और कार आगे बढ़ गया, या फिर कार की जो बॉडी है, जो टूटी हुई कार की बॉडी है, वही जाके फोर्स लगा देगा कि पैसेंजर के ऊपर एनर्जी दे देगा। ठीक Yes, है। sir. सो टफनेस आप समझ पा रहे हैं? टफनेस क्या है? टफनेस एनर्जी एब्जॉर्ब करना, मतलब आप जब फोर्स लगाते हो वो फोर्स से डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट से वर्क होता है, वर्क से एनर्जी आती है। ठीक है, तो जो फोर्स Yes. से ही सारी कुछ हो रहा है, फोर्स से ही एनर्जी आ रही है। सो इट इज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी एंड प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग। टूटे ना, टूटे ना।
ठीक है. Yes, sir. So mostly it is being used in the automotive chassis, जो chassis मतलब bodies बाहर की, and crash resistance components use tough materials like structural steels to withstand impact forces. Okay, so diagram कैसा बनेगा इसमें? Suppose मैंने एक thin sheet लिया है, और इस पे आप इम्पैक्ट फोर्स लगा रहे हो. थीन शीट कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें क्या आ जाएगा? डेंट हो जाएंगे. इसमें डेंट हो जाएगा, पीछे की तरफ पुश हो जाएगा ये. Yes, sir. या फिर मैं सॉरी, या फिर आप बता सकते हो, जैसे मान लीजिए एक स्टील रूलर है जिसको मैंने इसमें एक तरह से इसको बांध रखा है या फिक्स कर रखा है, और आप इस पे इम्पैक्ट फोर्स जैसे लगाए, ये बैंड हो गया, हमेशा के लिए बैंड हो गया. टूटा नहीं, क्या हो गया? बैंड हो गया बस. Yes, sir. ओके, सो दिस इज टफनेस. इसमें क्या होगा? इस मोबाइल के ग्लास में क्या होना चाहिए? टफ या हार्ड? या टफ या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, दोनों होना चाहिए? बताओ. आपने देखा होगा जो कार की ग्लासेस हैं, वो जब उस पे कोई अगर टूटा हुआ देखोगे आप, तो वो बिखरा हुआ नहीं दिखाई देगा, गिरा हुआ नहीं Yes, दिखाई sir. देगा. Crack जैसा दिखाई देता है. हाँ, बैंड हो जाएगा ग्लास, क्योंकि उसके ऊपर हमने एक प्लास्टिक कोटेड किया हुआ है, सो दैट जो ग्लास टूटे वो पैसेंजर की आंखों में या चेहरे पे ना चला जाए, है ना, चोट ना Yes, लगे उस sir. ग्लास से, है ना. तो Yes, उसको sir. एक्चुअली जो प्लास्टिक लगाया गया है, एक्चुअली एक तरह की प्रॉपर्टी है, मतलब उस प्लास्टिक के अंदर जो प्रॉपर्टी है टफनेस वाली, कि बैंड हो जाएगा, वो टूटेगा नहीं, बैंड हो जाएगा. सरफेस तो पूरा ब्रेक हो गया है, ग्लास तो पूरी तरह से क्या है? ग्लास पूरी तरह से ब्रिटल है. ब्रिटल मतलब लो टफ. जितने ज्यादा ब्रिटलनेस होगी, बताइए, ब्रिटल मटेरियल के पास टफनेस ज्यादा होगा या डक्टाइल मटेरियल के पास होगा? Brittle. सोच के बताओ बेटा, सोच के. सर सेकंड वाला. जो भी मटेरियल टफ होगा वो ब्रेक नहीं होगा, पहले डिफॉर्म हो जाएगा जितना चाहो. अब बताओ. डक्टाइल मटेरियल मतलब जिससे वायर बना सके विदाउट एनी फ्रैक्चर, और ब्रिटल का तो मतलब ही है कि फोर्स लगाया विदाउट एनी डिफॉर्मेशन इट विल ब्रेक. तो टफ Yes, कौन है? sir. डक्टाइल. डक्टाइल ज्यादा टफ होगा, मतलब प्लास्टिक Ductile. मटेरियल ज्यादा टफ होंगे. प्लास्टिसिटी जिसके पास ज्यादा होगी वो ज्यादा टफ होंगे. ब्रिटलनेस मतलब लो टफ, Yes, sir. और इसका Yes, मतलब है sir. हाई टफ. ठीक है. अब देखिए, जो टेम्पर्ड ग्लासेस होती हैं ना, वो उस तरह की ग्लासेस नहीं होती हैं जो मिरर वाली ग्लास होती है. टेम्पर्ड ग्लासेस में दोनों प्रॉपर्टी इनबिल्ट की जाती है, बनाई जाती है. सरफेस स्क्रैचिंग ना हो, और अगर इम्पैक्टफुल फोर्स लगे, जैसे गिरे, तो भी ये अपने आप की एनर्जी अपने पास रखे, अपने आप को डिफॉर्म और ब्रेक होने में लगाए, पूरी तरह से ब्रेक होने में लगाए, और ट्रांसफर ना करे आपकी मेन स्क्रीन तक. सो इसके अंदर हाई हार्ड होता है एंड लो टफ. टफनेस इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है, लो टफ होगा, ताकि वो ब्रेकिंग में अपना पूरी एनर्जी लूज करे, ना कि ट्रांसफ़र करने में. अगर डिफॉर्म भी हो गया तो भी तो उसके जस्ट बगल में ही तो है स्क्रीन, मेन स्क्रीन कांटेक्ट में है. Yes, sir. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मटेरियल प्रॉपर्टीज, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, एंड द फर्स्ट लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 6. ओके, सो यूनिट 6 हम ऑनलाइन ही देखेंगे, और क्लास में चलेगा यूनिट नंबर 4. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. सर हमें इसका वर्क किसमें करना है? ओके सर. इसका वर्क किसमें करना है? खबर
सर वर्क की बोल रहा है, ये बोल रहा है ये वर्क किस में करना है? ये मैं जब ये इसको ना आप मैं नोट्स भेज दूंगा, अभी आपको कहीं लिखना नहीं है। जैसे मैं असाइनमेंट Yes, दूंगा, असाइनमेंट को अपने नोटबुक में करना है, वो सारा तरीका आपको बता दूंगा मैं, करना नोटबुक में ही है, यस सर। यस सर। असाइनमेंट के बेसिस पे, है ना। असाइनमेंट के जो क्वेश्चन होंगे इस नोट से सॉल्व होंगे। यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.